दोस्तों, आज की ये कहानी इस चैनल की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है। ये मूवी आपको इस बात का सही मतलब समझाएगी कि जब आप चारों तरफ से घिर जाएं, आपके पास विपरीत परिस्थितियों से निकलने की कोई गुंजाइश ना बचे, आपको कोई रास्ता ना मिले, ऐसे में उस मोमेंट पर आपको कैसे फैसले लेने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आने वाला भविष्य आपके कदमों में हो। जी हाँ दोस्तों, आज की ये मूवी डैन मिलमैन नाम के आदमी की सच्ची कहानी पर आधारित है और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप इस मूवी को देखकर उठेंगे तो आपको अपने अंदर के कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है पीसफुल वॉरियर। डैन मिलमैन को एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो ट्रेम्पोलियन के काफी मुश्किल स्टंट्स को परफॉर्म कर रहा था। इसी बीच जब वो परफॉर्मेंस एंड करके नीचे लैंड करता है तो ठीक उसी वक्त उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ये हालत देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी एक अनजान रहस्यमयी आदमी वहां आकर उसके पैर के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। उस आदमी की शक्ल तो दिखाई नहीं जाती, लेकिन उसने दो अलग कलर के लेदर शूज पहने हुए थे। एक था लाइट ब्राउन और दूसरा था डार्क ब्राउन। इसी बीच अचानक डैन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि ये तो उसका एक बुरा सपना था, लेकिन सपने में इतनी अजीब चीजों की वजह से डैन थोड़ी देर के लिए सहम जरूर जाता है। इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए उसी वक्त यानी रात के 3 बजे ही वॉक करने के लिए निकल पड़ता है। वॉक करते करते वो एक ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और वहां से कुछ सामान लेता है। उसी वक्त पास में मौजूद एक गैस स्टेशन की तरफ से एक बूढ़ा आदमी उस स्टोर के अंदर आता है। डैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस आदमी ने ठीक वैसे ही अलग अलग शूज पहन रखे हैं जैसे उसने सपने में देखे थे। वो उससे कहता है कि आपके पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और एक पुराना। ये जवाब डैन को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगता है। उसके बाहर जाते ही वो आदमी भी बाहर आकर एक चेयर पर बैठ जाता है, जिसे डैन नोटिस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ 2 सेकंड बाद वापस मुड़कर देखता है तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो बूढ़ा आदमी अब उस चेयर पर नहीं है, बल्कि उस स्टोर की छत पर है। डैन के लिए ये काफी शॉकिंग था, क्योंकि इतनी जल्दी एक आदमी नीचे से ऊपर नहीं पहुंच सकता था। हिम्मत करके डैन उसकी तरफ बढ़कर पूछता है कि आप इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गए। इस बात का वो आदमी जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ रहस्यमयी तरीके से देखता रहता है। ये सब इतना अजीब था कि डैन भी हैरान था। ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, वो अब ज्यादा नहीं सोचता और वहाँ से निकल आता है। इसके बाद सुबह डैन कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेस्ट ट्रेम्पोलिस्ट था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। उसको हमेशा दूसरों से आगे निकलने की होड़ थी और वो खुद को बेहतर समझता था, जिसकी वजह से उसके अंदर घमंड भी था। यही वजह से वो कुछ दिनों से खुद को साबित करने के लिए डबल फ्लिप्स की जगह ट्रिपल फ्लिप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि एक बेहद ही मुश्किल और खतरनाक स्टंट था। वो काफी देर प्रैक्टिस करके आखिरकार ट्रिपल फ्लिप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर कोच उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी अच्छे एथलीट हो, लेकिन ट्रिपल फ्लिप करने की कोशिश करना बेवकूफी है। आज तक कोई भी ये नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, साहस और असाधारण ताकत चाहिए। अगर तुम नहीं मानोगे और ऐसा ही करोगे तो एक दिन तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है, जिससे तुम्हारा करियर खतरे में आ सकता है। ये सुनकर अब डैन काफी निराश हो जाता है कि कोई तो टेक्निक होगी जिससे वो इस फ्लिप को पूरा कर सके। तभी उसे उस बूढ़े आदमी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि जिस तरह वो आदमी ऊपर छत पर पहुंच गया था, उसको देखकर लगता है कि वो कभी कोई एथलीट रहा होगा, इसलिए मुझे उससे मदद लेनी चाहिए। इसके बाद वो फिर से उस बूढ़े आदमी के पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि आप उस सीधी दीवार पर सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी उसको समझने के लिए तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पर डैन को तो अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर घमंड था। वो कहता है कि मुझे हर चीज की नॉलेज है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे सीखने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। वो आदमी उससे कहता है कि अच्छा बताओ, क्या तुम खुश हो? डैन को ये सवाल फिजूल लगता है और वो कहता है कि मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं भी एक सक्सेसफुल एथलीट हूँ। कॉलेज में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं। इससे ज्यादा और क्या खुशी चाहिए? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अच्छा अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर रात को तुम चैन से सो क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम कल भी रात को 3 बजे मेरे पास आए थे और आज भी 3 बजे ही मेरे पास आए हो। ये सुनकर डैन को महान फिलोसोफर सोक्रेटिस की याद आती है। वो उसको सोक्रेटिस कहकर बुलाने लगता है और कहता है कि आप ये फिलॉसफी मेरे सामने मत झाड़िए।
बूढ़ा आदमी पूछता है, अच्छा ये बताओ, अगर तुम ओलंपिक टीम का हिस्सा ना होते तो तुम क्या करते? ये सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। पर उस आदमी ने ये सवाल पूछा क्यों? ये चीज डैन को अंदर से परेशान करने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और उस आदमी को भूलने की कोशिश करता है। अगले दिन से वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, दोस्तों के साथ पार्टी, लड़कियों के साथ वक्त बिताना, शराब पीना। पर इसी बीच अचानक एक पल के लिए वो बूढ़ा आदमी यानी सोक्रेटिस उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। अब उसे लगता है कि ये एक इशारा है कि वो अपना ध्यान इन चीजों पर ना लगाकर अपने गोल पर लगाए। इसलिए वो अगले दिन फिर से सोक्रेटिस से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ वो उससे थोड़ी देर बात करता है और इतने में जॉय नाम की लड़की वहाँ दोनों के लिए खाना लेकर आती है। अब डैन को खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, इसलिए उसको देखकर सोक्रेटिस कहता है, तुम्हें खाना एंजॉय करते हुए खाना चाहिए। आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हारे अंदर कई बेकार आदतें हैं जिनको बदलना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें क्लब, शराब, लड़कियां, ड्रग्स और मीट से दूर रहना होगा। डैन को अपने ऊपर घमंड था। वो कहता है कि आपको लगता है कि मैं ये सब करते हुए ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। घमंड में चूर डैन ये एक्सेप्ट करके टेबल के ऊपर ठीक उसी पोजीशन पे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उस पर 5 मिनट तो दूर 3 मिनट भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। गिरते ही जैसे उसका घमंड गुस्से में बदल जाता है और खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सोक्रेटिस कहता है कि सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर किसी भी जवाब को मत ढूंढो। जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सेल्फ एक्सपीरियंस में। और तब तुम्हें पता चलेगा कि रात को तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा खालीपन है। इसके बाद वो कहता है कि एक एथलीट एक योद्धा की तरह होता है, जिसका शरीर जितना मजबूत होता है उतना ही मजबूत उसका दिमाग भी होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम आ चुका है, तुम कल से आ सकते हो। अब अगले दिन जब डैन कॉलेज प्रैक्टिस के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त काइल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काइल ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि पमेल हॉर्स का सबसे अच्छा एथलीट काइल ही था। खैर, अब रात को डैन ट्रेनिंग के लिए सोक्रेटिस के पास जाता है। सोक्रेटिस उस वक्त एक कार को ठीक कर रहा था, इसलिए वो डैन से एक रिंच मांगता है। डैन अपना आलसीपन दिखाते हुए वो रिंच उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन सोक्रेटिस बिना देखे उस रिंच को हवा में ही पकड़ लेता है। ये देखकर डैन एक बार फिर उस बूढ़े आदमी का मुरीद हो जाता है। दोबारा ये देखने के लिए वो वापस दूसरी रिंच उसकी तरफ और तेजी से फेंकता है और इस बार भी सोक्रेटिस उस रिंच को हवा में पकड़ लेता है। डैन का दिमाग इस वक्त काफी सवालों से उलझा होता है कि आखिर कोई आदमी इतना सचेत कैसे हो सकता है। तभी सोक्रेटिस उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त फालतू विचारों में उलझा रहता है। अपने दिमाग पर काबू पाना सबसे मुश्किल ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि फालतू विचार हमें हमारे गोल से भटका देते हैं। इसके बाद सोक्रेटिस डैन को एक थप्पड़ लगाकर उकसाते हुए वापस पंच करने को कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन वापस उकसाने पर वो सोक्रेटिस को पंच करने की कोशिश करता है, पर सोक्रेटिस उल्टा उसे ही जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो उसको उठाता है और समझाता है कि यहाँ तुमने 2 गलतियाँ की। एक तो तुम आवेश में आ गए, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान पंच करने में नहीं बल्कि मुझे हराने में लग गया था। इसलिए अपने दिमाग से इस कचरे को निकालो। बदले की भावना या दूसरों से अच्छा बनने की होड़ हमें नुकसान ही पहुंचाती है। इसके बाद सोक्रेटिस कहता है कि कल सुबह मुझे कैंपस के ब्रिज पर मिलना। डैन ठीक ऐसा ही करता है और दूसरे दिन ब्रिज पर पहुंच जाता है। ब्रिज पर पहुंचते ही वो सोक्रेटिस से कहता है, ठीक है, अब बताइए मुझे क्या करना है। तभी सोक्रेटिस उसे पानी में धक्का देकर गिरा देता है। गुस्से में बाहर आकर डैन उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसे धक्का क्यों दिया। तभी सोक्रेटिस उससे कहता है कि शायद तुम रात वाली बात भूल गए। अभी ब्रिज पर आने तक तुम्हारे दिमाग में ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरे धक्का देते ही तुम्हारा दिमाग फिर से कचरे से भर गया और तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में डैन कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तभी सोक्रेटिस उसको पकड़ता है और उसके दिमाग में झांक कर देख लेता है कि वो इस वक्त क्या क्या सोच रहा है। इसके बाद वो डैन से कहता है कि अगर तुम अपना दिमाग इन फिजूल चीजों में लगाओगे और जब तुम अपना ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रखना सीख जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। ये बात डैन को कुछ हद तक समझ में भी आ जाती है। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता है। वहाँ कोच काइल के चोटिल होने की वजह से पमेल हॉर्स के लिए सभी एथलीट का टेस्ट लेने लगता है। इस बार डैन सोक्रेटिस की बात को याद रखते हुए अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज पर रखता है और अपने दिमाग पर काबू पाते हुए सारे स्टंट्स को परफॉर्म करता है, जो कि काइल से भी बेहतर थी। डैन का ये स्किल देखकर
सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो असल में ट्रेम्पोलियन का चैंपियन था, लेकिन आज वो इस स्टंट को प्रोफेशनल एथलीट से भी बेहतर कर रहा था। वापस आने पर वो ये बात सोक्रेटिस को बताता है कि आपका तरीका काम कर गया। मैंने आज वो कर दिखाया जिसके बारे में मुझे खुद को भी नहीं पता था। मेरे सभी दोस्त मुझको देखकर जल रहे थे, जिनको मैं महसूस कर पा रहा था, लेकिन सोक्रेटिस को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डैन ये देखकर शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। सोक्रेटिस कहता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो, तुम्हें आज भी अपनी परफॉर्मेंस पर घमंड महसूस हो रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें अब तक जो सिखाया वो तुम भूल गए, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम जा सकते हो। ये सुनकर डैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो असल में वहाँ से नहीं जाता और छुपकर सुबह होने का वेट करता है। सुबह होते ही वो सोक्रेटिस का पीछा करता है। वो देखना चाहता है कि आखिर सोक्रेटिस कहाँ जाता है। सोक्रेटिस डैन के प्रैक्टिस रूम में चला जाता है, जिसे देखकर डैन को हैरानी होती है। डैन जब अंदर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सोक्रेटिस तो ऊपर पोल पर बैठा हुआ है। अब डैन भी जैसे तैसे वहाँ चढ़कर बैठ जाता है और डैन जैसे ही ऊपर जाकर बैठता है तो उसे महसूस होता है कि वो सभी खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ने लगा है। वो सुन पाता है कि सभी खिलाड़ी आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब डैन खुद के एक प्रतिरूप को उस प्रैक्टिस रूम में आते हुए देखता है। ये देखकर डैन काफी डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। गिरते ही अचानक वो बेहोश हो जाता है और देखता है कि ये तो उसका एक भ्रम था। ना तो सुबह हुई थी और ना उसने सोक्रेटिस का पीछा किया था। असल में सोक्रेटिस ही था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। अब सोक्रेटिस उससे कहता है कि तुम इतने में परेशान हो गए, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन डैन काफी डर चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन से उसकी प्रैक्टिस में गलतियाँ होने लगती हैं। उसका कोच उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है डैन, या फिर तुम्हें आराम की जरूरत है, 1-2 दिन रेस्ट ले लो। डैन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी बीच उसे कॉलेज में जॉय मिलती है। वो उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि सोक्रेटिस की ट्रेनिंग से मुझे फायदा होगा, लेकिन मैं उल्टा कमजोर होता जा रहा हूँ। मेरी परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जॉय कहती है कि इस बारे में तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। जब वो ये बात सोक्रेटिस से कहता है तो वो उससे ऐसे काम करवाता है जो उसने आज तक नहीं किए। सोशल सर्विस, साफ सफाई, टॉयलेट क्लीनिंग, वॉशिंग, सब कुछ। इस बीच वो ड्रिंक्स, ड्रग्स, क्लब, लड़कियां सब छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो दिन पर दिन कमजोर ही होता जाता है। फिर वो एक दिन तंग आकर सोक्रेटिस से गुस्से में कहता है कि टॉयलेट साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ। तभी सोक्रेटिस कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें तुम्हारा पीछा छोड़ दें। गुस्से में अब डैन उससे कहता है कि आपने मुझसे पहले दिन पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस बेकार गैस स्टेशन में खुश हो। दरअसल डैन को लगता है कि सोक्रेटिस असल में जिंदगी से हारा हुआ आदमी है जो अपनी जवानी में कुछ नहीं कर पाया और अब दूसरों को फिलॉसफी सिखाकर ज्ञान बांट रहा है, और इसी चक्कर में शायद वो भी फंस गया है। लेकिन तभी सोक्रेटिस उससे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अपने इमोशंस पर काबू रखो। लेकिन डैन कहता है कि आपको मुझे अब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सीख लूंगा। आप खुद को सिखाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अफसोस वो सोक्रेटिस की सीख को समझ नहीं पा रहा था कि दूसरों के लिए की गई निस्वार्थ सेवा आपके अंदर साहस को जगाती है। खैर, अब वो वापस अपना पुराना रूटीन शुरू कर देता है। शराब, लड़कियां, क्लब, दोस्त और अंत में खालीपन। उसी खालीपन को दूर करने के लिए जब एक दिन डैन तेज बाइक चलाने लगता है तो उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास कांच के टुकड़े ठीक वैसे ही टूटकर गिरते हैं जैसे उसने सपने में अपने पाँव को देखा था। होश में आने पर पता चलता है कि वो 3 दिन से अस्पताल में था और डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसकी दाहिनी टांग की हड्डी टूटी नहीं है बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हुई है और उसके पैर में कुल 13 फ्रैक्चर्स हैं और इसी वजह से ऑपरेशन के दौरान उसके पैर में मेटल रॉड भी डाली गई है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने ठीक से सभी बातों का ख्याल रखा तो तुम 2 महीने में चलना शुरू कर सकते हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के बारे में भूल जाओ क्योंकि अब तुम कभी भी ट्रेम्पोलियन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डैन को पता चल चुका था कि अब उसका ओलंपिक में जाना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि उसको चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा था और उसकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस सब कुछ बंद हो चुकी थी। हड्डी टूटने के बाद डैन का घमंड भी अब टूट चुका था। इसी बीच जॉय उसके पास आती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैन जॉय को पसंद करने लगा था, लेकिन इस वक्त उसका मन उसे खाए जा रहा था। खैर, अब इसके बाद वो सोचता है कि ऐसे हार नहीं मानेगा। वो अपने कोच से मिलता है और कहता है
कि मैं थर्ड राउंड में तो आउट हो जाऊंगा, लेकिन 8 महीने बाद फाइनल क्वार्टर राउंड है, मैं उसमें परफॉर्म करूंगा, जिसके लिए मैंने ओलंपिक कमेटी में पिटीशन भी दायर कर दी है। लेकिन कोच ये जानता था कि डैन जिस सपने को देख रहा है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, वो खुद को और हर्ट कर लेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको प्रैक्टिस करने के लिए मना किया है। उधर डैन खुद के सपने को टूटता देख फिर से आवेश में आ जाता है और वो अपनी सभी ट्रॉफीज को तोड़ देता है और फिर टॉवर पर जाकर अपने आप को खत्म करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, वहाँ उसे खुद की एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, अपना वो हिस्सा दिखाई देता है जो हमेशा घृणा और घमंड से भरा होता था। उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर के डर और मजबूती को दर्शाता है, उसे दिखाता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन डैन समझ जाता है कि वो अगर अपने अंदर के गुस्से, घमंड और डर को भूल जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही उसका वो रिफ्लेक्शन अपने आप नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही अचानक डैन की नींद खुलती है, क्योंकि ये सब उसका सपना ही था। अब वो समझ चुका था कि जो सपना उसने देखा है उसे हकीकत में वैसे ही अपने डर को खत्म करना होगा। इसलिए वो अब मदद मांगने सोक्रेटिस के पास जाता है और तेज तेज रोने लगता है। सोक्रेटिस इस बार उसको अलग तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि ये पहले वाला डैन नहीं है। वो कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, और जैसा मैंने तुमको पहले समझाया था, हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है। खुद से सवाल पूछो, जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे, और जब तक तुम्हें सही जवाब नहीं मिलता तब तक उस पुरानी कार के ऊपर बैठकर सोचते रहो। डैन उस कार पर जाकर बैठ जाता है। उसके पास समय ही समय है, लेकिन आखिर वो क्या सोचे उसे समझ नहीं आता। वो हर बार एक नए जवाब के साथ सोक्रेटिस से मिलता है, लेकिन उसका गुरु उसको वापस भेज देता है। फिर रात भर उस कार पर बैठने के बाद सुबह डैन को एक कपल दिखता है, जिसे देखकर उसे एक जवाब मिल जाता है। वो अंदर जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पल, हमारा प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं। हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि अपने पास्ट और फ्यूचर की। ये सुनकर सोक्रेटिस को उसके जवाब से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वो बन ही गए जो तुम्हें होना चाहिए। इसके बाद वो दोनों रोज काफी समय साथ बिताते हैं और डैन को काफी कुछ सीखने और समझने को मिलता है। इस दौरान वो एक दिन अपने प्रैक्टिस रूम में जाकर पुराने दोस्तों से भी मिलता है और अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। उसके दोस्त उसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही डैन है। खैर, अब अगले दिन डैन सोक्रेटिस से कहता है कि अब मैं लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। इस बार सोक्रेटिस उससे कहता है कि सेवा करना तुम सीख चुके हो, जिंदगी का असली मतलब भी तुम सीख चुके हो। अब तुम्हें वो करना है जिसके लिए तुम्हें ये जिंदगी मिली है। चलो अब उठो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। डैन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे पैर में रॉड डाली गई है, मैं प्रैक्टिस तो दूर जंप भी नहीं कर सकता। सोक्रेटिस कहता है कि एक योद्धा अपनी जीत और परफेक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़ता है क्योंकि ये उसका कर्म है। प्रकृति ने उसे यही काम दिया है और उसे वो हमेशा करेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर सोक्रेटिस उसको रिंग्स के पास ले जाता है। वहाँ डैन को पता चलता है कि ये रिंग्स उसके गुरु ने तब बनाए थे जब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अब उस दिन से डैन पैर में रॉड होने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और पूरी मेहनत करता है। उसे जीत नहीं चाहिए और ना ही उसको किसी कंपटीशन की चाह। वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी के लिए बना है। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस को और निखारने के लिए कॉलेज में जाता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर उसका कोच। इसी बीच उसका कोच उसके पास आता है और उसे एक बुरी खबर देता है कि ओलंपिक कमेटी ने तुम्हारी याचिका को खारिज कर दिया है। कमेटी ने डॉक्टर्स और कोच से बात की थी, जिसमें कोच ने बताया था कि डैन एक ईगोइस्टिक लड़का है। वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपनी जान की फिक्र नहीं करता और अब तो उसके पैर में चोट भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, इसलिए उसने कमेटी के सामने डैन को चुनने से मना कर दिया। डैन अपने कोच की आंखों में देखता है, जैसे वो पूछ रहा हो कि आपने ऐसा क्यों किया। डैन को उम्मीद थी कि प्रैक्टिस के बाद वो अपने आप को सही कर पाएगा। उसे किसी से लड़ाई नहीं लड़नी थी, लेकिन उसकी लड़ाई खुद उसके साथ थी, जिसे उसके कोच ने छीन लिया था। डैन सोक्रेटिस के पास आकर सब कुछ बताता है। सोक्रेटिस कहता है कि कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस जारी रखो, कोई भी चीज तुमको तुम्हारे गोल से दूर नहीं कर सकती, सिर्फ तुम ही हो जो खुद को उससे दूर कर सकते हो। डैन कहता है लेकिन अब याचिका खारिज हो चुकी है, ओलंपिक का गोल्ड लेने के लिए अब मैं नहीं खेल सकता। सोक्रेटिस कहता है कि गोल्ड मेडल असल में एक लालच है, फेम का, बेहतरी का, खुद को सबके सामने ऊंचा दिखाने का। जब तुम इस बारे में नहीं सोचोगे तो गोल्ड अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
जब तक तुम अपने अंदर से खुश नहीं हो तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, और वो गोल्ड सिर्फ एक बाहरी चीज है। इसलिए अपने जज्बातों पर काबू रखो और प्रैक्टिस करते रहो। पर डैन को कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने फिर वही दिक्कत आ जाती है जब उसके पास अपने सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए इस बार वो खुद उस कार पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। डैन को ये करता देख सोक्रेटिस समझ जाता है कि वक्त आ गया है कि डैन अपना अंतिम सबक भी सीख जाए। वो उसके पास जाता है और उससे सुबह पहाड़ी पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ कोई खास चीज है। अब अगली सुबह दोनों काफी घंटों चढ़ाई करने के बाद उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। ऊपर पहुँचकर डैन पूछता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या आपने मुझे ये नज़ारे और धूप देखने के लिए यहाँ लाए हैं? तभी सोक्रेटिस नीचे पड़ा एक पत्थर उठाकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया। उस पत्थर को हाथों में लेकर डैन काफी निराश हो जाता है। वो उससे कहता है कि इतनी मेहनत करके हम सिर्फ यहाँ इस पत्थर के टुकड़े के लिए आए हैं। सोक्रेटिस एकदम चुप रहता है और तभी डैन का दिमाग काम करता है। वो समझ जाता है कि सोक्रेटिस उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि जिस तरह हम इतनी मेहनत करके यहाँ आए और अब ये पत्थर पाकर हमारा काम खत्म हो गया, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करके अगर गोल्ड मिल भी गया तो उसका नशा 1 या 2 दिन ही रहेगा। उसके बाद फिर कुछ और ढूंढना होगा, और यही है असली खुशी, असली जिंदगी। यानी हमें हमेशा चलते रहना है, अपना कर्म करते रहना है। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। इम्पोर्टेंट मंजिल नहीं बल्कि उसका सफर है। सोक्रेटिस कहता है, हाँ मेरे बेटे, ठीक वैसे ही जैसे चोटी पर पहुंचने से पहले तुम जिज्ञासु थे और तुम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पत्थर हाथ में आते ही तुम्हारा गोल पूरा हो गया। इसी तरह वो गोल्ड मेडल भी अपने आप आ जाएगा। तुम अपना सफर शुरू तो करो। इसके बाद डैन पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो अपने आप प्रैक्टिस रूम में जाकर प्रैक्टिस करते रहता है, जबकि उसे पता है कि अब वो ओलंपिक में नहीं खेलेगा। वो इतनी मेहनत करता है कि एक दिन उसका कोच उसकी मेहनत को देखकर कमेटी को उसका नाम वेरीफाई करने के लिए भेज देता है। आखिरकार मंजिल अपने आप डैन के पास आने लगती है, और जब वो अपनी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए जाने लगता है तो सोक्रेटिस को साथ लेने के लिए उस गैस स्टेशन पर आता है। लेकिन आज वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। सोक्रेटिस को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी जिस काम को करने वो आया था वो पूरा हो चुका था। अब डैन अपने गुरु के बारे में सोचते हुए, उसके लेसन्स को दिमाग में रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस पूरी करता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। कोच, कंटेस्टेंट, कमेंटेटर्स के मुंह उसके फ्लिप को देखकर खुले के खुले रह जाते हैं, और इसके बाद वो अपने नाम गोल्ड मेडल भी कर लेता है। बाद में वो जॉय से शादी कर लेता है और एक किताब लिखता है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।